हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जो यूपीएसआई के लिए संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यानी यूपी एसआई संविधान के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। अब जैसे आपका ये पहला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी अनंत शयनम आयंगर है, ऑप्शन सी आपका जीवी मावलंकर और ऑप्शन डी आपका बलिराम भगत। इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी आपका जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे। जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश मावलंकर। क्या नाम था। गणेश मावलंकर इनका पूरा नाम था। और आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल रहा था वो कार्यकाल रहा था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। कब तक। 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति दिलवाते। कौन। राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और ये किसमें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 कितने में, यानी अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची का पालन करके शपथ लेगा। यानी पालन करके क्या लेंगे। शपथ लेंगे। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के 99 जो अनुच्छेद है, संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियमित या नियुक्त व्यक्ति के समक्ष और तीसरी अनुसूची का प्रयोग करके क्या लेंगे। वो शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/3 या ऑप्शन आपका डी 1/11।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना? 1/10 होता है। और संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 100 का तीसरा, कौन सा? 100 का तीसरे में लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों या अध्यक्ष सहित उपस्थित होना चाहिए? ऑप्शन ए 75 लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी 55 लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी 25 लोकसभा सदस्य या ऑप्शन डी 50 लोकसभा सदस्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 55 लोकसभा सदस्य। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों अध्यक्ष सहित उपस्थित होना चाहिए? तो 55 सदस्य। कितने? 55 सदस्य। जैसे किसी सदन की जैसे बैठक की गणपूर्ति के लिए, इसके लिए सदन की बैठक की गणपूर्ति के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित 55 सदस्य होने चाहिए या 1/10। कितने? 1/10 सदस्य होने चाहिए। सदन की बैठक की गणपूर्ति के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित 55 सदस्य होने चाहिए या 1/10 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 है। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? इस ऑप्शन ए 50 सदस्य, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 65। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, वो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 25 सदस्य। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो आपके 25 सदस्य होने चाहिए। कितने? 25 सदस्य। आपको बता दें कि ये जैसे अभी राज्यसभा में करीब 250 के आसपास सीटें और इसका बनवाई 10 कितना होता है? तो आपका करीब 25 के आसपास, इसलिए कितनी हुई कि 25 सीटें राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। और आपके जो लोकसभा है, तो लोकसभा में आपकी 543 हैं। कितनी है? 543 सीटें और उसमें कितने यानी 55 सदस्य होने चाहिए। कितने? 55 सदस्य होने चाहिए। लेकिन जैसे उसमें क्या है, जो 543 हैं वो अभी यानी मौजूद हैं, लेकिन उसकी जो पूरी सीटें हैं वो करीब 552 हैं। कितनी है? 500 अभी आपकी 550 हो गई हैं, क्योंकि आपकी दो कितनी है? तो 550 हैं। 550 को आप जब चेक करेंगे
तो 550 के लिए आपके 1/10 कितना हुआ, तो ये भी आपका 55 होगा। कितना, 55। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 127। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी 105। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदस्य यानी सदस्यों संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो आपका कौन सा है? तो 105 है। कौन सा है? 105 है। भारतीय जो संविधान 105 है, संसद की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, क्या सदस्यों व समितियों की शक्तियां, या समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार क्या विशेषाधिकार आदि से संबंधित हैं। विशेषाधिकार आदि से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो विशेषाधिकार आदि से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 7 है। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन सी किसी भी सदन में। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी यानी आपके सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो आपके अनुच्छेद 107 यानी कौन सा अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में किए जाने के संबंध में उपबंध करता है। अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है? धन विधेयक कभी भी पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? पहले राज्यसभा में कभी भी नहीं क्या नहीं पेश किया जा सकता? तो धन विधेयक कहाँ पहले पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा, तब कहीं राज्यसभा में जाएगा। सबसे पहले किस में पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। जैसे कि आपको इसमें पता चला है, अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है, और जो अनुच्छेद 109 है वो धन विधेयक कभी भी यानी पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, पहले वह लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है आपके, यानी किसका? तो आपके संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। और ये अनुच्छेद
अनुच्छेद 108 किसके, यानी अनुच्छेद 108 में प्रावधान है, 108 में प्रावधान है, 108 में क्या है, 108 में प्रावधान है संसद के दोनों सदनों की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं, तो राष्ट्रपति। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा, तो 108 का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुच्छेद 108 में यानी किसका प्रावधान है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत के किस संविधान के किसी संशोधन विधेयक को ऑप्शन केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या ऑप्शन बी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या ऑप्शन सी पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, या ऑप्शन डी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। किसमें, लोकसभा या राज्यसभा में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और आपको बता दें, धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पहली बार पेश किए जाते हैं। यानी इसमें क्या है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को किस में पेश करना पड़ेगा, पहली बार तो लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, तब उसके बाद राज्यसभा को जा सकता है। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए तो लोकसभा में पेश करना पड़ेगा धन विधेयक और वित्त विधेयक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में, और वो भी अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। किसमें, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। और अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। किसमें, राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अतः धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ये किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 109 में बताया गया है कि धन विधेयक को कहाँ पर, राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है और लोकसभा में धन विधेयक को
पेश किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में, और राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। ये किस में बताया गया? तो 109 में बताया गया है कि पहले आपको लोकसभा में ही पेश करना पड़ेगा धन विधेयक को। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। और हम आपको बता दें कि ये आपके करीब करीब 20 प्रश्न के आसपास आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो करीब 50 नंबर के आसपास इनका वेटेज रहेगा। आपके यानी पेपर में कम से कम 50 नंबर के आसपास इसका रहेगा, जो करीब करीब आपके यानी 20 प्रश्न हैं। और आपको बता दें, जब कि आपकी मेरिट में आप जो पुराने अभ्यर्थियों ने पता हुआ कि 0.0001 नंबर भी यदि कम है, या 13 अब केवल 1 इस तरह से नंबर कम हो तो भी कट ऑफ से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये तो 50 नंबर, 50 नंबर का मतलब आप समझ सकते हो कम से कम आपके लाखों अभ्यर्थी पीछे होंगे, जबकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को समझो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक अच्छे पढ़े लिखे और एक कम पढ़े लिखे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 नंबर का अंतर रहता है। तो ये तो आपका 50 नंबर है। तो आप इस चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों पर विशेष फोकस रखें। और जो हम प्रश्न के अंदर और प्रश्न बताते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ बताया था 109 को, अनुच्छेद को, और उसके अलावा जैसे लोकसभा में पहले पेश करना पड़ता है, ये जो बातें बताई वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में भी इन्हें रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से बाद में भी इन सब को कर पाओ। तो इसलिए आप साथ के साथ लिखते जाओ। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो अपने इस परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे। जब अभ्यर्थी और जुड़ेंगे तो आपकी कंपटीशन का आपको पता भी चलेगा। जब कंपटीशन का हमें पता चलता है तो हम अपनी तैयारी और मजबूत करते हैं। इसलिए आप यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से यानी अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।